बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोकेम का, और अमूमन ये फ़िज़ियो के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। और मुझसे ना फ़र्स्ट ईयर के अंदर बायोकेम के जो है ना वाइवा आया था एक्सटर्नल, उसने ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस का किया था। थोड़ा ना घुमाने फिराने वाला है ये टॉपिक, लेकिन मैंने ये चार्ट बनाया, होप सो किसी के काम आ जाए। मैंने कहा चलें शेयर कर दें किसी से। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को करेंगे। ये जल्दी भी मैंने नोट्स बनाए हैं, राइटिंग को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ आप अपने साथ साथ नोट्स बना लेंगे तो वो अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मैं लेने के लिए एंड पे ना आपको फोकस करके दूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मतलब एसिड ज़्यादा होगा। एसिड अच्छा जो है ना वो कैसे होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड इसे हम कहते हैं, और HCO3 नेगेटिव को कहते हैं बाईकार्बोनेट आयन। इनको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। ये जहाँ पे नेगेटिव का साइन है वो कार्बोनिक बाईकार्बोनेट आयन, जबकि ये पूरे के पूरा H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होते हैं। अच्छा, एसिडोसिस के यहाँ पे जो है ना रिस्पायरेटरी का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे ये H2CO3 नेगेटिव का आएगा। अगर मेटाबॉलिक का लफ्ज़ आएगा तो ये फिर आपने ये आयन के ऊपर आना है, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी है तो हम कार्बोनिक एसिड के ऊपर आएंगे। CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है यार, इससे कहता हूँ, ठीक है। CO2 का लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, वाटर के साथ एक्ट करेगा और H2CO3 बना देगा, मतलब कार्बोनिक एसिड बन गया। एसिड ज़्यादा होगा तो इसे हम कहेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। आम अल्फाज में मैं सुपरफिशियल रिव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना है ना रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो है ना बाईकार्बोनेट आयन का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बाईकार्बोनेट का नाम भी नहीं लेना रिस्पायरेटरी का जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए, ठीक है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, अच्छा एसिडोसिस कब कब हो सकती है, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है उसे ना वो दमा है, ठीक है, या फिर नमूनिया है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे की, या फिर डिप्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर है, या कार्डिक अरेस्ट है, ठीक है, नो ब्लड पम्प टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन और हाइपोवेंटिलेशन है। मतलब जो है ना CO2 ना वो रिस्पायरेटरी पाथवे से बाहर आउट नहीं हो पा रही। ये सपोज करें इसके लंग्स है ना तो यहाँ से आ रही, दमा में क्या होता है, ये दोनों कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नमूनिया में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसी लेयर बन जाती है, ठीक है, फ्लूइड की, जो एक्सचेंज नहीं होने दे रही, इसलिए भी CO2 अंदर ही रह जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वही डिप्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर के, जल्दी जल्दी बंदा सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन मतलब बहुत आराम आराम से यूँ करके, अमूमन आपने पेशेंट अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ तो आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। नो ब्लड पम्प टू दी ऑक्सीजन, कार्डिक अरेस्ट मतलब उसका दिल वो पंप ही नहीं कर पा रहा, जहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना वो आएँ लंग्स के पास, वहाँ से वेंटिलेशन करें और पल्मोनरी वेन में जल्दी जल्दी जाएँ लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, तो वो काम उसका स्लो हो गया। इस वजह से जो होगा ना वो होगा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इंतहाई ईजी है। अब एल्कलोसिस जो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे अगर कार्बोनिक एसिड ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे आपने कार्बोनिक एसिड कम कर देना है, ठीक है। अब कम कैसे कैसे होगा, एनी डिजीज़ इन विच एक्सेस CO2 इज़ एक्सपेल्ड, मतलब वो उतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है अपने माउथ से, ठीक है। अब उसकी CO2 जो है ना वो हद से ज़्यादा, देखें कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर किसी चीज़ की कमी हो या ज़्यादती हो तो वो दोनों नुकसानदेह हैं। अब अगर CO2 जो है ना वो बॉडी से ज़्यादा एक्सपेल हो गई है तो इसे हम कहेंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। CO2 ज़्यादा एक्सपेल होने का मतलब क्या है, अमूमन होता है ना H2O प्लस CO2 क्या बनता है, H2CO3। लेट मी फोकस, ओके। अब ये CO2 ही नहीं है तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, तो बॉडी ऐसा 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 वो अल्कलोसिस की तरफ जाती जाएगी, ठीक है। यही वो बात कर रहा है, अगर CO2 की कमी हो गई है, बॉडी से ज़्यादा निकल गई है किसी भी सूरत में तो होगा। अब इसकी मेजर वजह है हाइपर वेंटिलेशन, जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा है। अमूमन जो है ना ये एक्सरसाइज के अंदर वो ना ज़्यादा जो है ना रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव हो जाता है, और अगर वो ऑक्सीजन उतनी नहीं ले पा रहा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग से निकाल रहा है तो हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। एक्सेस O2 इनहेल्ड, या फिर उसने ना ऑक्सीजन इनहेल्ड ज़्यादा कर लिया, कोई भी हो सकता है पेशेंट, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है तो इस एरिया में, या फिर वो हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, मतलब किसी भी पहाड़ी इलाके में, जिस तरह ये सोल्जर्स वगैरह जाते हैं, सियाचिन हो गया या किसी भी ना ऊंचे पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पे क्या होता है कि CO2 तो निकल लिया, ऑक्सीजन प्रेशर जो है ना कुदरत ने वहाँ पे ना लो रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं उन्हें अंदर जा पा रही, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, लेकिन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो तो निकलती जा रही है एयर के ज़रिए,
इसके अलावा जनाब किसी भी पेशेंट को एनीमिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, रैपिड जो है ना वो रिस्पायरेटरी करेगा। मतलब एनीमिया हुआ है, बॉडीज़ को ना टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे कि सेंटर को एक्टिवेट, रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, भाई हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जल्दी जल्दी रिस्पायरेशन करो। मतलब हाइपर वेंटिलेशन वाली कंडीशन में आ जाएगा एनीमिक शख्स। एनीमिया वाले शख्स जो है ना वो उसका सांस हमेशा फूला रहता है, आपने देखा होगा, तो उस वजह से भी रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होगा। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब ब्रेन के अंदर जो है ना वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा और वो जो है ना वो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, लैंडिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। ब्रेन आर्टरी कुड नॉट सप्लाई ब्लड टू दी ब्रेन, मतलब ब्रेन को उस लिहाज से जो है ना वो ब्लड नहीं मिल पा रहा, ब्लड सप्लाई। इस वजह से क्या होगा, ब्रेन को जो सेंटर है वो एक्टिवेट होंगे, कहेंगे भाई हमें कुछ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो तुम रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करो, मतलब हाइपर वेंटिलेशन करो। हाइपर वेंटिलेशन होगी तो CO2 हद से ज़्यादा निकल जाएगी, तो क्या होगा, रैपिड रिस्पायरेशन से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होने से क्या होगा, CO2 लेवल फॉल हो जाएगा। तो ये गाइस सारे का सारा था। अब अगर MCQs में आपको कहीं भी हाइपोक्सिया का लफ्ज़ नज़र आए, हाइपर या हाइपोवेंटिलेशन का, एनीमिया का या हाई एल्टीट्यूड का, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने सिर्फ जाना है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की तरफ जाना है या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की तरफ जाना है। ये MCQs पिक करने का एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। इन 4 चीज़ों को MCQs के अंदर कहीं भी नज़र आए, लेकिन उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा काइंडली, ठीक है। अगर ये चीज़ें नज़र आ जाए तो आपने रिस्पायरेटरी की तरफ आना है, फिर वो कंडीशंस देखनी है कि आया कि उसकी CO2 कम है, ज़्यादा है, एनीमिया है तो अल्कलोसिस होगा, अगर उसे एस्थमा है, अमूमन कंडीशन आती है कि एस्थमा का पेशेंट है या उसे ना रिस्पायरेटरी कोई डिजीज़ है, तो उसे कौन से क्या कंडीशन होगा, आप रिस्पायरेटरी एसिडोसिस बताएंगे, अगर एनीमिया तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब मैं फोकस कर रहा हूँ, तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो लेट मी फोकस इट यार, ये 1 मिनट, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओपन है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। होप सो स्क्रीन शॉट यार क्यों नहीं फोकस हो पा रहा, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो है ना वो इसके जो है ना मेंटेनेंस किस तरह की जाती है पीएच की। 3 हमारे पास सिस्टम है, बफर सिस्टम, मैं अभी सिर्फ सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूँ। बफर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रीनल जो है ना वो सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। बफर सिस्टम को फिर हम आगे मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन सब का मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये समझ आ गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ना आपके लिए ईजी होंगी। ये बफर सिस्टम मैंने ये छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट के ज़रिए हम समझेंगे कि कैसे सारे का सारा ये होता है, और एंड पे एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अगर हमने एसिड को एक्सक्रीट करवाना है, अगर हमने बाइकार्बोनेट को कंजर्व करवाना या हाइड्रोजन करवाना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।